हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश साम। आपसे स्टूडेंट को इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सेट पेपर 1 का, ठीक है, सेट पेपर 1 का पार्ट 2 कराने वाला हूं। सेट पेपर 1 का पार्ट 2 कराने वाला हूं। आपके पार्ट 1 के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैंने आपके एक से लेकर के आपके 18 क्वेश्चन तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था पार्ट 1 के अंदर में। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको 19 से लेकर के बाकी सारे जो आपके क्वेश्चन बच जाते हैं 30 तक आपके टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं, पूरा कंप्लीट आपको मैं कराने वाला हूं। इस वाली क्लास के अंदर आपको कंप्लीट आपका जो मैप होता है, जो मैप वर्क आपका मैप के क्वेश्चन आपके आते हैं 4 मार्क्स का, वह भी आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। प्लस में कार्टून वाले क्वेश्चन भी आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो लेट्स डू इट फटाफट से सभी के सभी अपने जो आपको ये जो क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए, कल ही आपसे स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है। प्लस में 27 तारीख को आपका एग्जाम होगा। तो दोनों दिन के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए ये वाला जो वीडियो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ वो सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आपसे स्टूडेंट को इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स डू इट फटाफट से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते देते रहता हूं। एंड इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, ठीक है, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दो अभी भी। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 18 तक हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 से हमारे को कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। यहाँ से हमारा खंड सी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमारे जो 5 क्वेश्चन हमारे आएंगे वह हमारे कितने आएंगे, 4-4 मार्क्स वाले यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ सकते हो 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे सारे वो भी। ठीक है, इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक समानता, ठीक है, राजनीतिक समानता समझ में आ गया। और आर्थिक समानता मैंने पैसे से समानता, राजनीतिक समानता मतलब कि आपका शासन में शासन के अंदर में समानता। ठीक है, अब दोनों के अंदर में क्या अंतर है, मतलब कि आपको अंतर बताना दोनों के अंदर में। तो चलो करते हैं। तो अंतर कैसे हम करेंगे, हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, जिस तरह से मैंने ऐसे बॉक्स बनाया मैंने। ठीक है, और बताता हूं। ऐसे बॉक्स बना करके 4 पॉइंट इस साइड में लिखेंगे, 4 पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट इसके बारे में, 4 पॉइंट इसके बारे में मिलेंगे, तब जाके हमारे को क्या मिलेगा, 4 मार्क्स हमारे पूरे मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो करते हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में हम लिखते हैं, स्क्रीन बड़ा कर देता हूं मैं। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखा है मैंने, राजनीतिक समानता सभी नागरिक को समान अधिकार जैसे कि हमारा वोट देने और चुनाव लड़ने की गारंटी देता है। समझ में आ गया। राजनीतिक समानता क्या होता है, सभी नागरिक को समान अधिकार, समान अधिकार, जैसे कि हमारे राजनीतिक समानता का मतलब होता है सभी नागरिकों को समान अधिकार। ठीक है, समान अधिकार होता है, जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव देने का अधिकार। ठीक है, अब आर्थिक समानता का अर्थ है संसाधनों और, ठीक है, संसाधनों और अवसरों का समानता। ठीक है, संसाधन और अवसरों का समान वितरण ताकि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। मतलब कि आर्थिक समानता का मतलब क्या, संसाधन हो गया, अवसर हो गया, मौके हो गए, उनका वितरण क्या होना चाहिए, सभी लोगों के पास में बराबर होना चाहिए, जिससे कि सभी के सभी लोग अपने मूलभूत आवश्यकता जो होते हैं वह अपने उसको पूरा कर सके। ठीक है, एंड सेकंड हमारा आएगा, सेकंड पढ़ते हैं, राजनीतिक समानता कानून के समक्ष बराबरी पर केंद्रित है। क्या है, कानून के समक्ष बराबरी पर केंद्रित है। समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। पहले जो राजनीतिक समानता क्या है, कानून के समक्ष समानता है, कानून, राजनीतिक समानता कानून के समक्ष बराबरी पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारा आएगा आर्थिक समानता, जीवन स्तर में समानता लाने का प्रयास करते हैं। ये जीवन स्तर में सभी को इक्वल करने में, सभी लोगों को इक्वल करने में, एकदम सभी लोगों का जीवन जो होता है, लाइफ स्टाइल होता है, उसको इक्वल करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा हम लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। इसका उद्देश्य क्या, नागरिकों को निर्णय लेने की जो भी फैसला वैसला कोई भी कानून बनाया जाता है उसके अंदर में लोगों की लोगों की भागीदारी को अपना शामिल करना, ये चीज। इसका उद्देश्य हमारा गरीबी मिटाना और समान आर्थिक स्तर प्रदान करना, समान आर्थिक स्तर प्रदान करना। सेकंड फोर्थ हम लिखेंगे आधार और राजनीतिक समानता। ठीक है, आधार हो गया, इसका जो आधार आएगा, ठीक है, आधार, राजनीतिक समानता अक्सर कानूनी, ठीक है, अधिकारों के माध्यम से प्रदान की जाती है। राजनीतिक समानता कैसे, कानूनी अधिकारों से, मतलब कानूनी अधिकारों से के माध्यम से प्रदान की जाती है राजनीतिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता के लिए संसाधन का वितरण आवश्यक है। संसाधन का समान वितरण मतलब सभी लोगों के पास में समान संसाधन हो, जिसे हासिल करना अधिक कठिन होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। एंड फोर्थ हम आपको जो भी 4-4 पॉइंट, आपको 4-4 पॉइंट इधर लिखना है, 4 पॉइंट इधर लिखना है, और जो भी आपको मैंने 5-5 पॉइंट दोनों के लिए लिखा है, जो भी आपको आसान लगे पांचों पॉइंट में से जो भी आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, आपको जो मैं बता दूं याद करने के, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कैसे याद करें, कैसे याद करेंगे। पहले तो एक चीज मैं बताऊं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आंसर लिख रखा है, आंसर के जो पॉइंट्स है सो इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। पहली बात ये, प्लस में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं 50% आपका मैं या तो आपको यहीं पे करवा दूंगा। बस 50% के लिए प्लीज 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 नेक्स्ट डे या रिविजन जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट डे रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, महत्व महत्व की बात करते हैं, यह नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसका महत्व यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 20 है, राष्ट्रवाद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाले 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना को बढ़ाने वाले 4 कारक। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं, वो हमारे को करना है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो 4 कारक हमारे राष्ट्रवाद की भावना, मतलब राष्ट्रवाद की भावना का मतलब इतना सब पहले से राष्ट्रवाद का मतलब समझ लो। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति, ठीक है, राष्ट्र के प्रति अपना, जैसे कि मैं वो क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, एक सेकंड हो जाना। राष्ट्रवाद की भावना मतलब देश के प्रति प्रेम। एक तरह राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है, देश के प्रति प्रेम करना, देश की भलाई के लिए काम करना। ठीक है, देश के प्रति प्रेम हो गया, देश के भलाई के लिए काम करना, ये सब चीजें इसके अंदर है, राष्ट्रवाद के अंदर में राष्ट्रवाद की ये सब भावना है। ठीक है, तो पहले देखो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारक जो हमारे आएंगे, जैसे कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थी, नस्ल भेद था, और अपना अन्यायपूर्ण शासन ने भारतीय लोगों में असंतोष पैदा किया। मतलब कि भाई वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि भाई उसके साथ में बेईमानी किया जा रहा है, उन पे अन्याय किया जा रहा है, और इस साझा दमन के खिलाफ सभी वर्ग एकजुट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सभी सभी लोग एक साथ में क्या हो गए, एकजुट हो गए, और उन्होंने अंग्रेजों को क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, ये सब किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ यहाँ पर हमारा, इसका मतलब कि राष्ट्रवाद क्या करता है, एक तो प्रेम की भावना है। ठीक है, प्रेम की भावना है, और देश को एक अच्छा उन्नत बना, देश को अच्छा बनाने की भावना है। ठीक है, और इसमें और राष्ट्रवाद के अंदर में क्या होता है, सभी के सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब ये सब होता है। ठीक, सेकंड हमारा है कि पश्चिम, ठीक है, पश्चिम शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आधुनिक विचार, ठीक है, विचारों का ज्ञान हुआ। ठीक है, इससे वो ज्ञान हुआ, और शिक्षित वर्ग ने देश की दयनीय स्थिति पर सवाल उठाए और राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित किया। ठीक है, तो जो हमारा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति था भाई, उसने क्या कहा, लोकतंत्र को प्राचीन जो शिक्षा के प्रसार था, शिक्षा सभी लोग शिक्षित होने लग गए, जिससे कि उनको लोकतंत्र का जो मतलब होता है, स्वतंत्रता का मतलब होता है, समानता का मतलब होता है, भाईचारे की भावना वो समझ में आ गया। सभी विचार, सभी भाषा उनको उनको बातें समझ में आने लगे। तो उन्होंने जो भी शिक्षित व्यक्ति सब वर्ग थे हमारे, उन्होंने क्या करा, जो अंग्रेज हमारे पे अन्याय करा करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने सवाल उठाना चालू कर दिया, और जिससे हमारे राष्ट्रीय की भावना, राष्ट्रीय निर्माण की भावना हमारे पनपने लगी। मतलब राष्ट्र को हमारा, जैसे कि हमारा राष्ट्र क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे राष्ट्र पे किसी का भी दबदबा, दबाव वबाव कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे राष्ट्र पे किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए, ये भावना। तीसरा हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एक समान राजनीतिक दृष्टिकोण और लोकतंत्र, धार्मिक निरपेक्षता, उदारवाद जैसे मूल्यों को स्वीकार करना भी लोगों को एकजुट करता है और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सब जो भावनाएं हैं हमारा, सभी लोगों को एकजुट कर देता है, और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय चेतना मतलब कि राष्ट्र की भावना, मतलब कि सभी के सभी लोग क्या एकजुट रहेंगे भाई। ठीक है, आप सभी के सभी लोग एक ही राष्ट्र के सदस्य रहेंगे, और इस पे जो शासन रहेगा, हमारे देश पे शासन रहेगा, हमारा ही रहेगा। एंड फोर्थ हम लिख सकते हैं, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक साथ रहने से लोगों में एक सामूहिक पहचान का बोध होता है, जिससे राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपती है। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब एक भावना, राष्ट्रवाद का शब्द का मतलब ये भी होता है कि भाईचारे की भावना। ठीक है, भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना। तो कई सारे राष्ट्रवाद को जो अर्थ है ना, कई सारा है। ठीक है, तो ये हमारे 5 से 4 पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 21 है। देखो, भारत में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता सुनिश्चित है। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित है। मतलब स्वायत्तता का मतलब क्या, स्वतंत्रता, क्या है, स्वतंत्रता निश्चित है, सुनिश्चित है। मतलब कि निर्वाचन आयोग क्या है, स्वतंत्रता सुनिश्चित है, मतलब कि हमारा जो निर्वाचन आयोग क्या है, हमारा स्वतंत्र निकाय है। क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब निकाय बोल दो, निकाय निकाय बोलो या संस्था बोलो। ठीक है, हमारा जो सीधे सीधे कह रहे हैं, मतलब निर्वाचन आयोग जो हमारे की स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, तो इसको हमारे को इस कथन के समर्थन में कोई 4 बिंदु लिखना है। मतलब कि निर्वाचन आयोग हमारे कैसे स्वतंत्र हमारा एक संस्था है, वह हमारे को 4 बिंदु उसके ऊपर बताना है। ठीक है, पहला बिंदु हम लिखे, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक माने कानून वाला, कानून निर्माण का, संवैधानिक कानून निर्माण का एक संस्था है, निकाय है, आयोग है, समझ लो। ठीक है, जिसका उद्देश्य सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है, और जिसका उल्लेख सीधे
मतलब जिसका उल्लेख, जिसके बारे में, जिसकी जो शक्ति है, जो इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, मतलब कि इसका जो संविधान के अंदर में 324 के अंदर में इसकी जितनी भी शक्तियां आएंगी, ठीक है, जितना भी उल्लेख, सीधे उल्लेख मतलब कि शक्तियां, सारी सारी शक्तियां 324 में दिया गया है, और जो इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, मतलब कि इसको स्वतंत्र बनाता है ये अनुच्छेद, ठीक है, संविधान इसको स्वतंत्र बनाता है। सेकंड में लिखे मुख्य चुनाव आयुक्ता सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब है कि जितना कार्य उनका निश्चित है, मतलब कि 1 साल तक, मान के चलो 1 साल तक वह रहते हैं, 1 साल तक उनका कार्यकाल, कार्य का मतलब वर्क का टाइमिंग है, काम करने का टाइमिंग है, तो 1 साल तक ही रहेंगे, कोई भी उनको ऐसे दबदबा में कोई भी ऐसे हटा नहीं सकता है, ठीक है। उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जिससे सरकार का सीधा हस्तक्षेप सीमित है, और जिससे जो इसमें सरकार का सीधा कोई भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो भाई, सीधे डायरेक्ट उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए इससे हमारे को पता चलता है कि हमारे जो आएगा न्यायालय जो हमारे रहेंगे, हमारा निर्वाचन आयोग क्या है, स्वतंत्र हमारा संस्था है, ठीक। थर्ड हम ये लिख सकते हैं कि आयोग के पास चुनाव के संचालन के लिए स्वतंत्र कर्मचारी होते हैं। स्वतंत्र कर्मचारी मतलब कि इसको स्वतंत्र कर्मचारी का मतलब है कि जिसके ऊपर किसी का भी दबदबा प्रेशर वैसर कुछ भी ना हो, ठीक है, वह स्वतंत्र रूप से फैसला लेने वाले व्यक्ति सब होते हैं उनके पास में, और वह चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, और वह चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों के तबादले, मतलब कि सरकारी अधिकारी के वे क्या करते हैं, चुनाव आयोग जो है वह इसको तबादले, उनको हटा भी सकते हैं, और नियुक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब कि कोई, मतलब कि सरकार उस समय पर जब चुनाव आपका हो रहा है तो भाई किसी भी कर्मचारी को ऐसे यूं ही हटने नहीं देगा, ठीक है, और नियुक्ति पर, और कोई भी किसी भी नए व्यक्ति का नियुक्ति नहीं किया जाएगा उस समय पे, ठीक है, तो इस तरह से स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। फोर्थ हम लिखेंगे वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्ता और दो चुनाव आयुक्ता शामिल है, मतलब कि एक मेन व्यक्ति होता है, दो उसको जो सपोर्ट करने, एक व्यक्ति को सपोर्ट करने 2 व्यक्ति इसके पीछे से खड़े होते हैं, ठीक है, और जिससे निर्णय सामूहिक होते हैं, जिससे निर्णय क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं, मतलब कि तीनों मिलकर फैसला लेते हैं, और इसमें किसी सरकार हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें किसी सरकार का हस्तक्षेप, फैसले, चुनाव के फैसले लेने के अंदर में किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। इससे हमारे को पता चलता है कि भाई हमारा चुनाव आयोग क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है, ठीक। ये सब 4 पॉइंट हमारे को लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं, इसी का खा आएगा, दोनों में से कोई एक का आंसर देना हमारे को। भारत में चुनाव सुधार से संबंधित कोई 4 प्रमुख प्रस्ताव सुझाइए। भारत में चुनाव सुधार हो, भारत के में चुनाव सुधार के अंदर में, ठीक है, भारत में चुनाव सुधार से संबंधित कोई 4 प्रमुख प्रस्ताव सुझाइए, मतलब कि भारत के अंदर में चुनाव सुधार हुए थे, चुनाव सुधार बहुत सारे किए, मतलब कि जब से हमारा चुनाव भारत देश के अंदर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया था, तो उसके चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद में जो हमारे चुनाव का जो तरीका होता है उसके अंदर में जो चेंजेस हुए हैंगे, ठीक है, जो भी आपके प्रमुख प्रस्ताव, आपके चेंजेस के जो भी हमारे बदलाव के जो भी प्रस्ताव है, वह सभी को हमारे को लिखना है, ठीक है। हमारे को ये नहीं, इसमें उपाय हमारे को ना सुधार के उपाय नहीं दे रहा है हमारे को, जो प्रस्ताव आपका बदलाव हुए हैं ना चुनाव सुधार के अंदर में, वह हमारे को लिखने हैं, ठीक है, हमें उपाय नहीं देने, ध्यान रखना। तो हमारा पहला हम लिखेंगे 61, ठीक है, 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, इससे अधिक युवाओं को चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता, वो प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपका एक प्रस्ताव, इसमें चुनाव क्या बोलते हैं, चुनाव के अंदर में ये सुधार हुआ आपका, ठीक है, एक प्रस्ताव है ये। दूसरा हमारा फर्जी मतदान को रोकने के लिए निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र इपिक जारी करने की शुरुआत किया गया। थर्ड हमारा 1979 में बूथ कैप्चरिंग, जबरन कब्जा होने पर चुनाव रद्द करने या रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए, मतलब कि वहां पर 1979 के अंदर में बूथ कैप्चरिंग, मतलब कि बूथ पे, जैसे कि जहाँ पे आपका जो मतदान केंद्र है वहां पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो भाई वहां पे चुनाव को रोक दिया जाएगा, ठीक है, चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा, या तो रोकने की वहां पर विशेष कानून दिए गए उस समय पे, ठीक है। जो भी अपने कानून आयोग, हमारे चुनाव आयोग को जो भी मुख्य व्यक्ति होगा वहां पर हमारे का वो चुनाव को ही बंद कर देगा या रोक देगा उस कुछ समय के लिए, ठीक है। फोर्थ हमारा मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग पहली बार 1998 में और पूर्ण रूप से 1999 में हुआ, मतलब कि चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए भाई एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का यूज करना शुरू हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ हम ये लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा 4 को भी हमारे को 4 लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना बस। नेक्स्ट हमारे सामने है भारतीय, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के कोई 4 मुख्य उद्देश्य लिखे, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के कोई 4 उद्देश्य हमारे को लिखना है, 4 नंबर क्वेश्चन है, करते हैं चलो।
अब देखो राजनीतिक सिद्धांत पहले पहले होता क्या है, ये देखो राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है हमारा? राजनीतिक सिद्धांत हमारी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे प्रमुख अवधारणाओं को की व्याख्या करता है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, आगे कहते हैं दूसरा दूसरा हमारा इसका उद्देश्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को कामकाज की जांच करना और उन्हें बेहतर बनाने का मार्गदर्शन करना। ठीक है, मार्गदर्शन करता है। मतलब कि इसका उद्देश्य क्या होता है? सरकार हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के कामकाज की जांच करना भाई, उनको बेहतर बनाने का मार्गदर्शन करना, इसका कार्य उद्देश्य होता है। तीसरा हम लिखेंगे यह नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों पर तार्किक रूप से सोचने या सही या गलत की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मतलब लोगों को जागरूक करता है, जिससे वह जागरूक होकर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, लोगों को हर एक कानून, कायदे कानून के बारे में बताता है। ठीक है, फोर्थ हमारा यह समाज में व्याप्त उत्पीड़न, असमानता और संघर्षों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए सैद्धांतिक ढांचा या हल प्रदान करता है। ठीक है, उनके लिए कानून, समान के में कानून बनाता है या उस समस्या को देख करके हल करता है, ये सब कार्य करता है। एंड फिफ्थ हम ये लिख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट 5 में से कोई भी आपको 4 लगे, आसान लगे, उसको याद करके याद करना है आपको। दोनों में से कोई एक आंसर करते हैं, खा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मतलब कि जो भी नियम, कायदे, कानून को पढ़ना क्यों जरूरी है, जिन्हें, ठीक है, और किन्हीं 4 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है, किन्हीं 4 बिंदुओं को हमारे को स्पष्ट करना है। ठीक है, मतलब कि हमारे कानून को पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर हम कानून को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा ये बताओ? कानून को नहीं पढ़ेंगे तो भाई देखो हमारे साथ अन्याय हो सकता है ना, हमारे साथ अन्याय हो सकता है, हम कानून को नहीं जाने तो अन्याय होगा हमारे साथ। तो चलो इसके ऊपर लिखते हैं। तो पहला हमारा है जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना। ठीक है, हम लिखेंगे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना। यह नागरिकों को उनके अधिकारों जैसे समानता, स्वतंत्रता और कर्तव्यों से अवगत कराता है, जिससे वह लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को लोकतंत्र के सक्रिय भूमिका निभाने के लिए हमारे को राजनीतिक सिद्धांत को का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक, सेकंड हमारा राजनीतिक परिघटनाओं को समझना। राजनीतिक परिघटनाओं को समझना, जैसे कि परिघटना जो भी कानून निर्माण ये सब प्रक्रिया होता है, इसको ये सब, तो इसके अध्ययन से सत्ता, सरकार, राज्य के कामकाज की गहराई से समझने में मदद मिलती है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इससे राजनीतिक परिघटनाओं, मतलब कि सरकार कैसे काम करता हैगा, सरकार कैसे फैसले लेता हैगा, सरकार कैसे कानून का निर्माण करता हैगा, कि जो प्रक्रिया होती हैगी वह सभी चीजों को समझना, गहराई से समझना, जिससे कि लोग अपना सत्ता के अंदर भागीदारी ले सके, अपने फैसले ले सके, निर्णय ले सके, कि आपको आपका ज्ञान नहीं हो। जैसे मान चलो कानून निर्माण कैसे किया जाता है, वह आपको ज्ञान नहीं है कि, ठीक है, तो आपको उसका ज्ञान नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो भाई जो भी दूसरा व्यक्ति जो कानून का निर्माण कर रहा है वह सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आप तो आवाज उठा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एंड तीसरा करते हैं, तीसरा हम ये लिख सकते हैं, यह हमें अपने राजनीतिक विचारों, भावनाओं की जांच करने करने तथा सही गलत या उचित अनुचित में अंतर करने की क्षमता प्रदान करते हैं। राजनीतिक विचारों, भावनाओं की जांच करने, ठीक है, राजनीतिक विचार मतलब कि जितनी भी राजनीति के विचार चल रहा है, जो भी यहाँ पे मतलब कि राजनीति के स्तर पे जो भी फैसले वैसले लिया जा रहा है, ठीक है, भावनाओं की जांच मतलब कि वह सही क्या है, जो भी कानून आपका बन रहा है वह सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब चीजें हमारे को, जो गलत क्या है, सही क्या है, उसको हमारे को क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और तो हमारा है कि समस्याओं का निवारण। राजनीतिक सिद्धांत समाज में पूर्वग्रहों, उत्पीड़न जैसे विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में मददगार होता है, जिससे हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को संविधान के, हमारे जो समाज के अंदर में जितने भी हमारे जो भी सरकार द्वारा जाति समस्या जो भी हमारे होते हैं उसको सुलझाने में हमारे को मदद करता है। ठीक है, अगर हम ज्ञान, हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम जितनी भी राजनीतिक समस्या, मतलब जो भी नेता वेता जो भी हमारे पे शासन करते हैं, मतलब कि अन्याय करते हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, उसको बदलाव करने के लिए हम बोल सकते हैं, ये सब चीजें। तो ये सब हमें हमें लिखना है 4 पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्थानीय सरकारों को सतत बनाने के लिए भारतीय संविधान में दिए गए किन्हीं 4 प्रावधानों का वर्णन करना है। मतलब कि स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए भारतीय संविधान के अंदर में 4 प्रावधान मतलब जो बदलाव किए गए हैं वह हमारे को लिखने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ से हम लिखेंगे, पहला पॉइंट ये हमारा आ रहा है, स्थानीय सरकार, जैसे कि हमारे स्थानीय सरकारों, पंचायती राज, स्थानीय सरकार कौन कौन से होता है, हमारे पंचायती राज होते हैं। ठीक है, और नगर निगम निकाय, ठीक है, नगर निगम हमारे होते हैं, को सतत बनाने के लिए भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन 1992 प्रमुख है। तो आप पहला पॉइंट आपके लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, अब इसके तहत 4 प्रमुख प्रावधान, इसका दूसरा बिंदु समझना, इसको तीसरा समझना, इसको चौथा समझना। ठीक है, चौथा आप यहीं तक बिंदु बस लिखना बस। ठीक है,
इसके अलावा 5 हो गया, छठा हो गया, आपकी मर्जी है जो भी आपको बेस्ट। देखो पहले जो प्रावधान है यहाँ से एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 4 पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पे आपके इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे 5-6 पॉइंट है, जो भी आपको 4 बेस्ट लगे उसको लिख याद कर लेना। ठीक, पढ़ते पहला हमारा आएगा, दूसरा हमारा है नियमित चुनाव। ठीक है, नियमित चुनाव हर 5 साल में पंचायत और नगर निगम चुनाव अनिवार्य और भंग होने पर 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो ये जो बदलाव किए गए हैं, जो इसके अंदर में जो हमारा 4 मुख्य बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से बदलाव किए गए वह हमारे को लिखना है। ये उपाय नहीं है, ध्यान रखना, बदलाव किए गए हैं वह हमारे को लिखना है। ठीक, नियमित चुनाव कराना। दूसरा हमारा आरक्षण की व्यवस्था, जैसे SC ST महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जा गई, जिससे समाज के कमजोर वर्गों की जिम्मेदारी भागीदारी सुनिश्चित हुई। मतलब कि इसके अंदर में सभी लोगों को ST SC महिलाओं को उसके अंदर में सीटें दिया गया, सीटें आरक्षित की गई, जिससे कि उन सभी लोगों की भागीदारी उसके अंदर में हुआ और वो सभी लोग इसके अंदर में शामिल होंगे, हमारे किसके अंदर में, हमारी सरकार के अंदर में शामिल होंगे। तो वह अपने हितों, अपने समाज के लोगों के बारे में क्या करेंगे, जो भी समस्या है उसके उजागर करेंगे, उसका समस्या का समाधान करेंगे, ये सब चीजें। एंड फोर्थ हमारा किया गया राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का स्थापना किया गया। स्थानीय निकायों को वित्त स्वतंत्रता, मतलब कि वित्त की स्वतंत्रता देने हेतु हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। मतलब कि ये जो उसकी इसको पैसे का जो देख रेख जो भी करता है, का देता है पैसे, तो उसके लिए राज्य वित्त आयोग का एक अलग से ही वित्त आयोग का इसका स्थापना किया गया, जो क्या करता है, इसको राष्ट्रीय निकाय स्थानीय निकाय को पैसा देता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड फोर्थ हमारा पंचायतों को 19 और नगर निगम को 18 कार्यों की जिम्मेदारी दी गई, इसके अंदर में ये प्रावधान दिया गया। तो ये सब हमारे लिखने हैं हमारे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, खंड हमारा डी स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा चित्र वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र वाला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का आता है। तो आपको मैं बता दूं 4 मार्क्स के लिए जो चित्र वाला क्वेश्चन है, आपको मैं कल सुबह के लगभग मैं आपको 8 या 9 या 10 बजे के आसपास में आपको मैं ये सारे उसका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 8 9 10 के आसपास में, AM के आसपास में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है आपका 10 तो नहीं, 8 9 के बीच में या 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं वहां पर ना चित्र जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके चित्र रहेंगे, जो आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे ही, ठीक है, जो कंफर्म है जो आपके आएंगे वह आपको मैं करा दूंगा, वो अभी नहीं करा रहा हूं। बट अब बात करते हैं मैप की। मैप के लिए तो मैंने आपको वीडियो बना दिया, आपने देख ही लिया होगा अभी। ठीक है, मैप के लिए 4 नंबर का मैप आता है, तो मैप के लिए मैंने पूरा कंप्लीट मैप मैंने बना दिया है। ठीक है, वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लेना मैप को, ये वाला वीडियो कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, और इस वाले जो जितने क्वेश्चन आपको मैं इस वाली क्लास में करा रहा हूँ, नेक्स्ट सुबह उठ करके जरूर रिविजन कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा 26 वाला क्वेश्चन, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ करके आप खुद ही से आंसर दे सकते हो। तो पैसेज को कैसे, पैसे क्वेश्चन आंसर जो हमारा 4 में से 4 मार्क्स हमारे बट्टे में से बट्टे मार्क्स आए, तो पहले क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, याद हो जाएगा माइंड के अंदर में। तो फिर क्या करा करो, पैसेज को पढ़ा करो। अब जब पैसेज आप पढ़ते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ये था, ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन ये था, ये रहा इसका आंसर, अपने आप से हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपके पैसेज के अंदर में 4 में से 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये आसान होता है, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर में अलग होता है, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हमारा खंड ई स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे 6 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन स्टार्टेड है। 6 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है हमारे, चलो करते हैं। तो हमारे 27वां क्वेश्चन का क्या है हमारा, भारतीय संविधान में प्रकृति में संघीय है। भारतीय संविधान प्रकृति में क्या संघीय है। ठीक है, संघीय का मतलब है कि संघीय का मतलब यहाँ पर सत्ता का बंटवारा है, यहाँ पे सत्ता, संघीय का मतलब कि सत्ता का बंटवारा है, मतलब शक्ति का बंटवारा है। तो हमारे यहाँ पर कितने तरह के सरकार होते हैं, केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है। ठीक है, तो भारत की जो प्रकृति है, नेचर जो है हमारा क्या संघीय है, 2 प्रकार की सरकारें हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन भावना में क्या है हमारा, एकात्मक है। भावना में क्या है, एकात्मक, मतलब कि जो एक ही व्यक्ति को, एक ही सरकार को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है, वह कौन सा सरकार है हमारा, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को अधिक से अधिक शक्तियां, अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो केंद्र सरकार की अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, तो उनके प्रावधानों, जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, उनके बारे में हमारे को लिखना है। तो चलो करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे केंद्र सरकार के पास, ठीक है, पहला हम लिखेंगे केंद्र सरकार के पास अधिक वित्तीय संसाधन है और अपशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास ही है। अब देखो, अधिक वित्त संसाधन मतलब पैसे के मामले में बहुत पैसे उनके पास में, और अपशिष्ट शक्तियां भी, और भी जो शक्तियां होती है वह भी उनके पास में, सारे मतलब कि सारा वित्त पोषण हो गया। ठीक है, वित्तीय संसाधन हो गया, प्लस में सारी सारी शक्तियां हो गई, केंद्र सरकार के पास ही है। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे आपातकाल। अनुच्छेद 352 और 356 360 के दौरान केंद्र सरकार राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और संपूर्ण शासन अपने हाथ में ले सकता है, जिससे संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। संघीय ढांचा का मतलब कि हमारे देश के अंदर में क्या है, 2 तरह की सरकारें हैं। ठीक है, दो सरकार हमारे देश का संघीय है,
दो तरह की सरकार होनी चाहिए, बट यहाँ पर एक को ही, एकात्मक सरकार को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे, इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है हमारा एकात्मक है। राज्यों के, ठीक है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बताओ, राज्यों के राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राज्यों के द्वारा किया जा नहीं रहा है। ठीक है, और वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और केंद्र के लिए कार्य कर रहे हो भी, बताओ, राज्य के लिए काम नहीं कर रहेंगे। ठीक है, जिससे केंद्र का राज्य प्रशासन पर नियंत्रण बना रहता है। केंद्र, जिससे केंद्र का क्या है, राज्य प्रशासन पर, जो भी राज्य के कामकाज पर नियंत्रण बना रहता है। फोर्थ हमारा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, के सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं, राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पर करते हैं, जिससे केंद्र का राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। फिफ्थ पॉइंट हम ये लिखेंगे, ठीक है, संसद को राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों, नामों को बदलने का अधिकार है, जो केंद्र सरकार की शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, संसद के अंदर में किसका ज्यादा से ज्यादा, किसके पास ज्यादा, संसद के अंदर में कौन सा सरकार आता है, केंद्र सरकार ही तो आता है। केंद्र सरकार आएगा और शक्ति केंद्र सरकार आएगा, केंद्र सरकार के ऊपर सारी सारी शक्तियां आई हैं। सिक्स्थ हम लिखेंगे, राज्य, ठीक है, राज्य राजस्व के लिए केंद्र पर बहुत अधिक निर्भर है। राज्य जो मेरा आएगा, राज्य हमारा राजस्व मतलब कि फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए केंद्र पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और वित्तीय अनुदान का वितरण केंद्र द्वारा किया जाता है। वित्तीय अनुदान मतलब पैसे का जो पैसे को जो वितरण करने का जो काम आएगा, पैसे को देने का जो काम है, केंद्र सरकार ही करता है। किसको कितना पैसे देना है, किसको पैसा नहीं देना, ये सब। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हमारे को लिखने हैं। ठीक है, ये 6 के 6 पॉइंट हमारे को लिखने हैं, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 के 6 पॉइंट हमारे को लिखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, प्लस में बस ये 30 तक क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा। कल जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, कल जो वीडियो आपका जो इसके क्वेश्चन का जो वीडियो है ना, 6 नंबर क्वेश्चन का, अभी मैं आपको दे दूंगा आधे 1 घंटे में, आपको आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं पोस्टर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कल सुबह दे दूंगा। मैप आपको मैंने करा ही दिया है, इससे पहले एक पार्ट मैंने कराया है, जिसके अंदर मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस वीडियो का लिंक भी इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी आने के समय आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को जितना भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपको ये एक प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, और अभी आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, आधे 1 घंटे 2 घंटे, आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अभी देख लेना वीडियो को, कल सुबह 7-8 घंटे की, ठीक है, 6 या 7 घंटे की नींद लेकर के बढ़िया तरीके से, और कल सुबह एक बार रिविजन निकल लिया जिस जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और मैप, ठीक है, मैप तो आप देख लेना, मैप सुबह भी देख लेगो तो वो भी काम हो जाएगा, और आपको 3-4 घंटे में सारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो। 1 घंटे रिवीजन कर लेना, 1 घंटे में आपके सारे के सारे पोस्टर वाले कर लेना, और 1 घंटे के अंदर मैप कर लेना, आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, 2-2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छी नींद लेके बस काम करना। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यही फिक्स करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करना, शेयर जरूर करना है, वीडियो पर कमेंट जरूर करना। कमेंट कर तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमारे को, प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करना, और अपने दूसरा और चैनल को नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। प्लीज प्लीज ये चारों काम जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।